नमस्कार आप सभी को। 27 मई है आज और 27 मई को जो वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और जेल पुलिस अधीक्षक में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन पर डिस्कशन के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आज से हम एक और नई परंपरा चालू कर रहे हैं कि हम केवल क्वेश्चनों को नहीं कर रहे हैं, हम एक टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? जिसमें आपको इंग्लिश वाली मैडम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, हिंदी वाली मैडम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इसके अलावा जीके और साइंस के लिए जो सर हैं वो आज आपको केवल क्वेश्चन बताएंगे 5 से 6। धीरे धीरे उनको भी अब हमने कह दिया है कि आप एक क्वेश्चन का टॉपिक जरूर कंप्लीट करें ताकि हम केवल उन क्वेश्चन तक सीमित ना रहें, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आ चुके हैं। आने वाले समय में क्या हो सकता है उनके लिए अब हम जिन टॉपिक का रिपीटेशन चल रहा है, जैसे कारक है, क्लियर है, या एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आने लग रहे हैं, तो अब इनको हम क्लास में शामिल करने लग रहे हैं। इसके अलावा आज मैं अपनी क्लास नहीं ले रहा हूँ। आज 27 मई 28 मई का हम एक साथ जो है वीडियो बनाएंगे, संभवतः 29 तारीख को आएगा और एक बहुत डिटेल वीडियो बनाएंगे हम केवल मैथ्स का। क्लियर है? तो उसको भी आपको ज़रूर देखना है ध्यान से किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है? तो आपको जो कमेंट होते हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको आज की क्लास कैसी लगी? रोज़ के इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे जेल प्रहरी के 27 मई के पेपर में किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे वॉइस से क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आइटम फ्रेसेस से आ रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं, एडजेक्टिव से आ रहे हैं, स्पेलिंग से आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो देखने के लिए मिले हैं आज के पेपर में वो एंटोनिम और सिनोनिम से मिले हैं। समथिंग मीनिंग और अपोजिट करके 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। पैसेज में लेके आए हैं, जैसे एक पैसेज आया उसमें पूछा है, अलग से कुछ भी पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे जो वर्ड मिले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट वर्ड जो मिला है वो कांग्रेस है, काय का फर्स्ट वर्ड मिला है कॉन्ग्रेचुलेटिंग। कॉन्ग्रेचुलेटिंग का मीनिंग पूछा है उन्होंने। कॉन्ग्रेचुलेटिंग मीन्स हिंदी में तो सभी को पता है कि बधाई देना होता है, शुभकामनाएं देना होता है, बट जो 4 ऑप्शन दिए थे बहुत ही टफ दिए थे, तो उसका आंसर, ऑप्शन तो मिले नहीं है चारों, आंसर बता देती हूँ मैं। आंसर है इसका फेलिसिएटिंग। कॉन्ग्रेचुलेटिंग का मतलब होता है फेलिसिएटिंग। जैसे और भी मिले हैं, एक वर्ड मिला है हार्ट रेंडिंग, तो दूसरा वर्ड मिला है वो हार्ट रेंडिंग। इसका उन्होंने अपोजिट मीनिंग पूछा है। अपोजिट मीनिंग, हार्ट रेंडिंग मीन्स होता है डिस्ट्रेस या तनाव में सैडनेस, इसका मीनिंग होता है हार्ट रेंडिंग का। तो इन्होंने पूछा था अपोजिट मीनिंग पूछा था। तो अपोजिट मीनिंग होता है, 4 ऑप्शन भी दिए थे इसमें। इसके 4 ऑप्शन ये थे। फर्स्ट था ईगोसेंट्रिक, इसको ऊपर लिख देते हैं। वर्ड है हार्ट रेंडिंग। हार्ट रेंडिंग मतलब क्या होता है? सैडनेस, डिस्ट्रेस, यानी कि तनाव में। तो इसमें 4 जो ऑप्शन दिए थे वो दिया था, फर्स्ट ऑप्शन था ईगोसेंट्रिक, एंड जो सेकंड ऑप्शन था वो था सफोकेट, एंड जो थर्ड था वो था कंफर्टिंग। तो कंफर्ट, जैसे दिख ही रहा है कि हार्ट रेंडिंग मीन्स सैडनेस, डिस्ट्रेस मतलब तनाव में, कंफर्ट मतलब कि आराम में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? कंफर्टिंग। बाकी के मीनिंग देख लेते हैं। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक मीन्स होता है थिंकिंग अवर ऑन सेल्फ, मतलब कि सिर्फ अपने ही बारे में सोचना। एंड सेकंड जो है सफोकेट, सफोकेट मीन्स होता है, पता है ये सफोकेशन होता है तो घुटन, इसका मीनिंग क्या होता है? घुटन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ड और मिला है वैंक्विस्ड। वैंक्विस्ड, इसका भी मीनिंग पूछा है, मीन्स सिनोनिम्स पूछा है। इसमें भी ऑप्शन थे, जैसे फर्स्ट ऑप्शन था थ्राइस, सेकंड ऑप्शन जो था वो एकम्प्लिश्ड, एंड जो थर्ड था सप्रेस्ड। तो इसका आंसर जो वैंक्विस्ड, वैंक्विस्ड मीन्स होता है किसी को पूरी तरह से हराना। तो थ्राइस,
थ्राइस मीन्स तो पता ही है, ट्वाइस होता है मतलब ट्रिपल, तो ये तो होगा नहीं। एकम्प्लिस्ड, एकम्प्लिस्ड मीन्स होता है निपुण, किसी भी चीज़ में निपुण होना। एंड थर्ड जो होता है सप्रेस्ड, इसका मीन्स है दबाया जाना या हराना। तो वैंक्विश्ड का सही मीनिंग क्या होगा? सप्रेस्ड। ठीक है। एंड दो और भी देखने मिले, आइडम फ्रेसेस से देखने को लिए मिले हैं क्वेश्चन, तो वो देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आया आइडम फ्रेसेस से, देखते हैं। आइडम एंड फ्रेसेस से क्वेश्चन आया है, मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ, मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। तो स्ट्रॉ का एक मीनिंग तो सभी को पता है, जो पीने वाला पानी का जो पाइप होता है वो एक स्ट्रॉ वो, और दूसरा मीनिंग जो होता है वो होता है भूसा। मतलब जो ब्रिक्स है यानी कि ईंट है जो जिससे बनाई जाती हैं उसको कहते हैं स्ट्रॉ। मीन्स मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ, इसका मीनिंग पूछा था कि क्या होता है। तो मतलब कि कोई भी इम्पॉसिबल काम करना, जैसे जो चीज़ जिस चीज़ से बन रही है अगर वही चीज़ नहीं होगी तो वो काम कैसे होगा, मतलब इसके बिना ब्रिक कैसे बनेगी, तो कोई भी इम्पॉसिबल काम करना। तो ऑप्शन में इम्पॉसिबल करके कुछ था, तो वही उसका सही आंसर होगा। और क्वेश्चन स्पेलिंग से आया, स्पेलिंग चेक से 4 ऑप्शन दिए हुए थे और पूछा था सही स्पेलिंग कौन सा है, तो वो था। तो अब स्टार्ट करते हैं हम बॉयज़, जो हम कल पढ़ रहे थे उसका ही आगे का पढ़ेंगे। पहले हम आपको कल का रिवाइज करा देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, जैसे कल हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था पूरा बॉयज़ का, तो वो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे, फिर उसका आगे का पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस, इसके फॉर्म पढ़े थे, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो सिंपल था उसका स्ट्रक्चर क्या था पहचानने का, वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ था एंड फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, सॉरी। एंड इसको ये होता है एक्टिव में, एंड इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो नेक्स्ट जो टेंस होता है, मतलब सिंपल की बात क्या आता है, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो लग जाती है, तो बताया था। तो क्या हो जाएगी, इज, एम या आर, कई की जगह पैसिव में कन्वर्ट करेंगे जब इज, एम, आर। और पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब का हमेशा हर टेंस में सिर्फ थर्ड ही फॉर्म यूज़ होता है, तो इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड वाई प्लस जो सब्जेक्ट आ जाता है वो आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में पहचान क्या होती है, कंटिन्यूअस की पहचान होती है यही, स्ट्रक्चर क्या होगा, इज, एम या आर, एंड जो वर्ब का क्या होता है, आईएनजी फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म यूज़ होता है। इसका हमें पैसिव में कन्वर्ट करना होता है। तो कल बताया था कि इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब रहेगी और काय से कनेक्ट हो जाता है, ये बीइंग से कनेक्ट हो जाता है। तो इज, एम, आर ये भी रहेगा प्लस बीइंग एंड वही वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड वाई प्लस सब्जेक्ट, ये सब में ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट। तो परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज़ या हैव, तो ये इसकी पहचान होती है। प्लस क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसको जब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी, जैसे इसमें बीइंग से कनेक्ट होता है और इसमें काय से कनेक्ट होता है, बीइंग से। तो हैज़, हैव तो रहेगा ही, हैज़, हैव, ये काय से कनेक्ट हो जाता है, बीन से, ला हैज़ बीन या फिर हैव बीन। एंड आगे का वही सेम ही रहेगा, बाय रहेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पहले से ही है तो वो चेंज होगा ही नहीं, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये थी आपकी कल की क्लास, इसका आपको शॉर्ट में रिवाइज करा दिया है। अब आगे स्टार्ट करेंगे हम पास्ट टेंस से। तो आज देख लिया पूरा प्रेजेंट टेंस। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस इसका भी पूरी मैं डायग्राम बना के बता देती हूँ। जैसे पास्ट टेंस इसकी भी चारों फॉर्म,
सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका जो सिंपल पास्ट में जो स्ट्रक्चर रहेगा एक्टिव वॉइस में, वो क्या रहेगा? डिड प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है एक्टिव में। अब हमें पैसिव वॉइस में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो वो क्या कन्वर्ट होगा? जो बताया था हमने पहले भी कि जो टेंस होता है वो नेक्स्ट वाले टेंस की इसकी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। तो नेक्स्ट क्या है? कंटिन्यूअस। तो इसकी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज और वर, तो वो इसमें लग जाएगी। तो वॉज या वर, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। प्लस क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। टेंस कोई सा भी हो आपका, लेकिन जो पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो जो फॉर्म वर्ब की जो फॉर्म होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, चाहे कोई सा भी टेंस हो। नेक्स्ट देखते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है? वॉज, वर प्लस वर्ब का जो है वो फोर्थ फॉर्म यूज़ होता है। फोर्थ फॉर्म मीन्स ING फॉर्म यूज़ होता है, वॉज या वर्ब। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वही सेम रहेगा जैसे उसमें सेम किया था प्रेजेंट टेंस में। किससे कनेक्ट किया था? बीइंग से। इसमें भी हम क्या करेंगे? बीइंग से ही कनेक्ट करेंगे। एंड वॉज वर रही गई, वॉज या वर प्लस क्या हो जाएगा? बीइंग। एंड वाई प्लस सब वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा सेम, एंड वाई प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इसकी जो पहचान होती है या स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये होता है इसका स्ट्रक्चर का, इसमें एक्टिव वॉइस में। अब हमें एक्टिव वॉइस को काय में कन्वर्ट करना है? पैसिव वॉइस में। प्रोसेस तो वही सेम होती है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में, और बीच का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से चेंज होता है। तो जैसे सेम टू सेम जो प्रेजेंट टेंस में किया था वही पास्ट टेंस की प्रोसेस है। फर्स्ट में सिर्फ थर्ड फॉर्म लिया, सेकंड में बीइंग से कनेक्ट किया, अब थर्ड में काय से कनेक्ट करेंगे? बीइंग से कनेक्ट करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी सेम, हेड प्लस क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। और इसमें भी सेम जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर। अब एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हम पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल स्ट्रक्चर ये लिखा ही हुआ है, डिड प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और इसको ये चेंज करने के लिए ये। तो एग्जाम्पल से हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा, इंडिया वॉन द मैच। इंडिया वॉन द मैच। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि डिड है तो डिड ही हो। जैसे सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में था कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, अगर होती है तो वो डू या डज हो जाती है। ऐसे इसमें है डिड प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो सेकंड मेन पहचान होती है ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये पहचान कि ये टेंस किसका है? ये पास्ट सिंपल का टेंस है। इसमें इंडिया क्या है? सब्जेक्ट हो गया, वॉन्ट है जो वो हेल्पिंग वर्ब हो गई, सॉरी वॉन जो है वो सेकंड फॉर्म हो गया वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब कुछ है नहीं। और द मैच जो है वो पूरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें इसको पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है तो प्रोसेस वही सेम कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट चल जाएगा इसकी जगह। तो क्या स्टार्ट करेंगे? ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, मतलब द मैच से स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले। फिर क्या है? वॉज वर लगाना है, तो अकॉर्डिंग टू हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो द मैच के साथ क्या लगेगा? वॉज। तो द मैच वॉज। अब क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो वॉन वॉन ही रहता है, तो थर्ड फॉर्म भी वन, विन वॉन वॉन, तो ये थर्ड फॉर्म ही है, ये लगेगा। और इंडिया, सॉरी वाई, इंडिया वाई से कनेक्ट हो जाता है, देन सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया अपना द मैच वॉज वॉन बाय इंडिया। इसमें द मैच जो है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वॉज जो हो गई वो क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई।
वॉन हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड वाई इंडिया ये पूरा हो गया क्या, सब्जेक्ट। इसी टाइप से हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं। फिर आज मैं सारे टेंस का एक एक होमवर्क भी दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सेकंड देख लेते हैं एग्जाम्पल, शी सोल्ड द हाउस, शी सोल्ड द हाउस। अब वही है, ये वर्ब का क्या है, सेकंड फॉर्म है, ये हो गया क्या, सब्जेक्ट, और ये पूरा क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो वही सेम रहेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। तो द हाउस से स्टार्ट हो जाएगा, द हाउस, फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज या वर, तो इसके साथ क्या हो जाएगी यूज, वॉज, तो द हाउस वॉज। अब क्या होगा, वर्ब का क्या यूज़ करना है हमें, थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सोल्ड ही होगा, तो द हाउस वॉज सोल्ड। अब बाय से कनेक्ट करेंगे, और जो कल भी बताया था जो शी है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, हर में, ही हो जाता है हिम में, तो शी है तो द हाउस वॉज सोल्ड बाय हर, ये आपका काय में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। इसमें द हाउस ये सब्जेक्ट की जगह आ गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय, और ये हर हो गया। एक मैं होमवर्क में देती हूँ आपको, ये सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ही रोट अ लेटर, इसका आपको पैसिव वॉइस में बनाना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर तो मैंने बताया था, वही रहेगा, वॉज, वर, एंड वर्ब का इसमें कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म। और पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए काय से कनेक्ट हो जाता है, बीइंग से कनेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यही रहती है, वॉज वर प्लस कनेक्ट हो जाएगा बीइंग से, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट वो रह गई। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम एक, जैसे अशोक वॉज टीचिंग कविता। तो इसमें अशोक जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज है हेल्पिंग वर्ब, एंड टीचिंग जो है वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, एंड कविता जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वही पैसिव वॉइस में हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आएगा, तो कविता आ जाएगा आगे, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी वॉज, कनेक्ट कैसे होगा, बीइंग से। क्या चल रहा है अपना, पास्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस सारे टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो और चाहे पास्ट हो, सेकंड वाला काय से कनेक्ट होगा, बीइंग से, तो कंटिन्यूअस काय से, बीइंग से कनेक्ट हो गया। तो कविता वॉज बीइंग। अब आगे क्या होगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करना है इसमें, थर्ड फॉर्म, तो टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट होगा, टॉट, वाई सब्जेक्ट आगे आ जाता है तो अशोक, तो कविता वॉज बीइंग टॉट बाय अशोक, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब इसका एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे मानव वॉज मेकिंग अ डॉल। अब इसका पैसिव वॉइस हमें बनाना है, तो वही सेम, ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, एंड ये हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और ये हो गया पूरा ऑब्जेक्ट। तो इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो वही ऑब्जेक्ट सेम आगे आ जाएगा, तो अ डॉल वॉज, बीइंग से कनेक्ट होगा, अ डॉल वॉज बीइंग मेकिंग। अब मेकिंग क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और पैसिव वॉइस में क्या यूज़ होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेकिंग का जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, मेक्ड।
तो ये आ जाएगा अ डॉल वॉज बीइंग मेक्ड, बाय से कनेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट क्या आ जाएगा आगे, तो बाय मानव। तो ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। इसमें भी आपको एक होमवर्क देती हूँ, वो आप करिएगा। आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माय मॉम वॉज मेकिंग अ स्वीट डिश। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए या पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, इसका स्ट्रक्चर बताया था, वही सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, हेड। हेड होता है और वर्ब का इसमें कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म यूज, प्लस होता है ऑब्जेक्ट। इसका हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, हेड आ जाता है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में किया था, मतलब पूरा प्रेजेंट टेंस का सेम टू सेम प्रोसेस रहती है पास्ट टेंस की। जैसे फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, सेकंड में बीइंग से कनेक्ट होता है, थर्ड वाले में मतलब उसमें बीन से कनेक्ट होता है। तो ऐसे ही परफेक्ट में क्या हो जाएगा, बीन से कनेक्ट। तो हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, ये चीज़ रहती है। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ही हैड फोन्ड हर, ही हैड फोन्ड हर। तो इसकी पहचान ही ये है, जैसे सेंटेंस आपको क्वेश्चन ये आपको नहीं बताया रहेगा कि किस टेंस का, आपको सिर्फ डायरेक्ट क्या रहेगा, एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसको चेंज करना होगा आपको पैसिव वॉइस में। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वो किस टेंस की बात कर रहा है, उस हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होगी, उस हिसाब से आपको बीइंग लगेगा कि बीइंग लगेगा, क्या लगेगा वो आपको डिसाइड करना होगा। तो पहचानेंगे कैसे, जैसे सबसे पहले तो हम पहचानेंगे हेड से। हेड किस में यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये दोनों पहचान काय की हैं, आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस की हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इसका जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे वही सेम, ऑब्जेक्ट आएगा पहले प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय देन सब्जेक्ट। तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे हर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या है हर, जब सब्जेक्ट में शी रहता था तो उसको जब हम ऑब्जेक्ट उधर चेंज करते थे तो वो हर में कन्वर्ट होता था। अब सेम, अब अपन को क्या करना है उल्टा, जैसे हर यहाँ है तो उसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, शी में, तो शी। अब सेम प्रोसेस हैड, तो शी हैड, अब क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा काय से, बीन से, तो शी हैड बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये आ जाएगा फोन्ड। वाई, ही का क्या हो जाएगा, जैसे शी का हो जाता था हर, ऐसे ही का क्या हो जाएगा, हिम, तो वाई हिम, ये उसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक होमवर्क दे देती हूँ मैं आपको पास्ट परफेक्ट का भी, पास्ट परफेक्ट का है ये। संतोष हैड किल्ड आ स्नेक। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया पास्ट परफेक्ट हो गया, और सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसका भी पैसिव वॉइस बनता नहीं है, जो सिंपल था। अब नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं हम फ्यूचर की। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस। इसके चारों फॉर्म सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट
कंटिन्यूस। इसमें सिर्फ दो के बनते हैं, एक तो सिंपल का बनता है एंड परफेक्ट का बनता है। इसमें कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं होता है एंड परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं होता। तो ये आपके हटा ही देते हैं दोनों। तो सिंपल, इसकी जो एक्टिव वॉइस में जो आपकी रहेगी स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या रहता है, विल और शैल। ये इसकी क्या है, पहचान है, ये हेल्पिंग वर्ब है, विल शैल होता है। और पैसिव वॉइस में इसको हमें कन्वर्ट करना होता है तो वो क्या हो जाएगा, बी लग जाता है, जैसे विल बी शैल बी। तो विल या शैल के साथ क्या लग जाता है, बी प्लस सेम बाकी वही रहता है वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय प्लस सब्जेक्ट। एंड स्टार्ट करते हैं परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, इसकी पहचान होती है विल हैव या शैल हैव। ये इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव या शैल हैव। तो इसको हमें जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा तो वो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। विल हैव बीन या शैल हैव बीन। बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट वो सेम ही रहता है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान्या विल डू इट। एग्जाम्पल देखते हैं, मान्या विल डू इट। इसमें ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब एंड ये ऑब्जेक्ट। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सेम वही होगा, प्रोसेस तो वही है कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन और सब्जेक्ट। तो इसका क्या पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इट विल बी ये था विल जो है वो वी से कनेक्ट होता है, विल, और इसके बाद जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ये वर्ब है, डू की थर्ड फॉर्म डन। इट विल बी डन बाय मान्या। तो ये हो जाएगा आपका पूरा सेंटेंस, इट विल बी डन बाय मान्या। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इधर पहुंच जाता है ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय से कनेक्ट होगा। इसमें ये याद रखना है फ्यूचर टेंस में कि ये वी से कनेक्ट होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट। या इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं अगर समझ में ना आया हो तो। द प्रेसिडेंट विल रोक दो मतलब पानी भी पी ले। फ्यूचर सिंपल का एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। जैसे द प्रेसिडेंट विल एड्रेस द मीटिंग। इसका हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो विल से हमें समझ में आ ही रहा है कि ये काय का सेंटेंस है, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। द मीटिंग जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और द प्रेसिडेंट क्या है, सब्जेक्ट है। इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो सेम द मीटिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है तो वो आगे आ जाएगा, द मीटिंग। अब क्या होगा, विल हेल्पिंग वर्ब रहेगी, कनेक्ट काय से होती है, बी से होती है, तो विल बी। अब नेक्स्ट क्या रखता है, इसका थर्ड फॉर्म यूज होगा वर्ब का, तो एड्रेस से क्या हो जाएगा, एड्रेस्ड। बाकी सेम वाई द प्रेसिडेंट, ये सेम ही रहेगा, वाई द प्रेसिडेंट, ये आपका ये पूरा ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, फ्यूचर सिंपल। एक नेक्स्ट देखते हैं हम, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, इसका जो स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस में वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और शैल विल
shall have been या will have been प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड y प्लस सब्जेक्ट वो रहता है। अब स्टार्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। जैसे मंजू विल हैव फिनिश्ड द वर्क। तो इसे मंजू जो है वो सब्जेक्ट है, ये हो हेल्पिंग वर्ब है। मंजू विल हैव फिनिश्ड द वर्क, तो ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट वो है वो आगे आ जाएगा, तो द वर्क। अब क्या होगा, विल हैव बीन यूज होगा, तो द वर्क विल हैव, ये बीन से कनेक्ट होता है तो विल हैव बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा तो ये थर्ड ही फॉर्म है, तो फिनिश्ड। अब वाई से कनेक्ट होता है, सब्जेक्ट आता है, तो वाई मंजू, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट। एंड एक मैं इसका होमवर्क दे देती हूँ आपको, वो होमवर्क करना है। ये आपके लिए होमवर्क है फ्यूचर परफेक्ट का। सौम्या विल हैव फिनिश्ड हर लंच बॉक्स। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। जो नहीं बनेगा तो वो मैं आपको आंसर कल बता। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका साइंस दीप पर। जैसे कि आपको पता है 27 मई है, वन रक्षक और जेल प्रहरी के पेपर के लिए आज 2 दिन हो गए हैं और हिंदी से लगभग वही टॉपिक आ रहे हैं जो 2 दिन तक आते रहे हैं। आज के टॉपिक थे वाच्य, काल, विशेषण, क्रिया, समास, रस, अलंकार, पर्यायवाची, ब्लोम, वाक्य शुद्धि और कारक। जैसे हमें पता चला है कि कारक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आज हम कारक को विस्तार से पढ़ेंगे। तो कारक क्या होते हैं? कारक में कार का मतलब होता है कार्य और क से करने वाला। कारक कार्य करने वाला। अब लिखते हैं, देखते हैं कि कारक क्या होते हैं। कारक की परिभाषा। कारक वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ स्थापित करते हैं, उन्हें कारक कहा जाता है, या फिर क्रिया के साथ संज्ञा तथा सर्वनाम के संबंध को कारक कहा जाता है। ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्थापित करते हैं कारक कहलाते हैं। अच्छा, कारकों की अपनी एक निश्चित विभक्ति होती है। अब विभक्ति क्या होती है? विभक्ति क्या होती है? कारक को प्रदर्शित करने वाले शब्द विभक्ति या परसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है, लेकिन मूल भाषा में कारकों की संख्या 6 बताई गई है। मूल भाषा में संबंध और संबोधन को नहीं बताया गया है। अब हम कारक के प्रकार देखते हैं। कारक के कितने प्रकार होते हैं? कारक के प्रकार होते हैं 8। तो हम पहले लिखते हैं उनका क्रमांक, कारक और विभक्ति। पहला कारक है कर्ता, इसकी विभक्ति है ने। दूसरा है कर्म, कर्म की विभक्ति है को। तीसरा है करण, करण की विभक्ति है से या के द्वारा। संप्रदान की विभक्ति है के लिए। अपादान की विभक्ति है से। संबंध की विभक्ति है का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण में मैं, पर। और संबोधन हे, अरे, ओ। संबोधन में क्या होता है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह आ जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, हे, अरे, ये। ठीक है, अब कर्ता ने, अब अपन उनको याद करने की ट्रिक करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण मैं, पर। संबोधन हे, अरे, ओ। अब कर्ता में क्या होता है? कार्य करने वाला।
कार्य करने वाला। और कर्म की विभक्ति होती है को, मतलब कार्य करने में जिस पर प्रभाव पड़े, जिस पर प्रभाव पड़े वो होता है कर्म। ठीक है, क्या है? कारक और विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे ओ। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया था कि हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है और मूल भाषा में 6 होती है। मूल भाषा में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया है। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता। ये मिटा दें। हम पहला पढ़ेंगे कर्ता। कर्ता क्या होता है? क्रिया को संपन्न कराने वाला कर्ता कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया को संपन्न कराने वाला कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने या शून्य हो सकती है। ने या शून्य। शून्य भी हो सकती है। जैसे उदाहरण, चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात को हराया, तो इसमें कर्ता क्या है? चेन्नई। उदाहरण देखते हैं अपन। चेन्नई ने गुजरात को हराया, तो इसमें हमारा कर्ता क्या है? चेन्नई। और हमारी विभक्ति क्या है? ने। उदाहरण है, चेन्नई ने गुजरात को हराया, तो कर्ता हमारा चेन्नई हो गया और ने हमारी विभक्ति हो गई। इससे हमने पहचान लिया कि ये कर्ता कारक है। ने से हमारी पहचान हो जाती है कि ये हमारा कर्ता कारक है। कभी कभी कर्ता कारक में विभक्ति शून्य होती है। इसको हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है। अब इसमें कर्ता कारक है मगर हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि ने से पता चलता है कि कर्ता कारक है, कि कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो मोहन पढ़ता है। अब इसमें विभक्ति शून्य है, इसको हम कैसे पता करेंगे? तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है, तो जब भी शून्य कर्ता कारक की पहचान करनी हो तो वाक्य में कौन प्रश्न किया जाता है। जैसे कौन, जैसे मोहन पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है? मोहन पढ़ता है। बच्चे खेलते हैं, कौन खेलते हैं? बच्चे खेलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा। दूसरा क्या था? कर्म। कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे, और कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को, और इसकी भी शून्य विभक्ति हो सकती है। ठीक है, इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे उदाहरण लिखा, राम ने मोहन को मारा। तो यहाँ कर्ता है अपना राम, प्रभाव किस पर पड़ा? मोहन पर। तो ये हो गया अपना कर्म।
और ये है अपनी विभक्ति को। ठीक है, तो इससे पता चला मोहन पर प्रभाव पड़ा, राम ने मोहन को मारा। ठीक है, तो ये हमारा कर्म कारक हुआ। इसी तरह शून्य विभक्ति भी होती है इसमें भी, तो इसको भी हम उदाहरण से देखते हैं। एक लड़के ने खाना खाया, लड़के ने खाना खाया। जैसे लड़के ने खाना खाया, यहाँ शून्य विभक्ति है, तो इसको हम क्या प्रश्न करके पूछ सकते हैं कि क्या खाया? लड़के ने खाना खाया, तो इससे अपन को पता चल जाएगा कि यहाँ कर्म कारक है। ठीक है, इसी तरह एक अगला उदाहरण और देखते हैं हम, जिसमें दो क्रियाएं होती हैं। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। अब इसमें हम कैसे पता करें कि कर्म कारक है? को तो है, मगर दो दो क्रियाएं हो रही हैं। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं? इसको हम तीन प्रश्न से प्रदर्शित कर सकते हैं या जान सकते हैं, जैसे कौन, क्या और किसको। तो इसमें कौन क्या हो जाएगा? कर्ता, और क्या ये भी हो जाएगा कर्म, और ये भी कर्म हो जाएगा। मतलब जहाँ दो कर्म होते हैं वहाँ कैसे पता करेंगे कि कौन सा कर्म है? तो जब एक प्रश्न एक ही वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया हो, तो क्रिया के ठीक पहले, मतलब क्रिया के ठीक पहले मतलब ये वाला को खाना, ठीक पहले प्रयोग किया जाने वाला कर्म मुख्य कर्म कहलाता है, और विभक्ति के पूर्व किया जाने वाला कर्म गौण कर्म कहलाता है। मतलब ये बच्चे, ये हो जाता है गौण कर्म। ठीक है, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। अब हम देखते हैं तीसरा, करण कारक। करण कारक, करण कारक क्या होते हैं? क्रिया जिस संज्ञा के साधन से संपन्न होती है, क्रिया जिस संज्ञा के साधन से संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। ठीक है, और इसका उदाहरण हम देखते हैं। मेरे हाथ से यह काम नहीं हो रहा। ठीक है, करण कारक से के द्वारा, मेरे हाथ से यह काम नहीं हो रहा, मतलब यहाँ हमें मिल गया ये से, इससे पता चल गया हमें कि यह करण कारक
है। ठीक है, ऐसी और उदाहरण है जैसे राम पेन से लिखता है, वह अपने हाथों से लाचार है, वह अपने हाथों से लाचार है, इसमें शून्य विभक्ति है। ठीक है, और या फिर बॉटल द्वारा पानी पिया गया, किसके द्वारा पानी पिया गया? बॉटल के द्वारा पानी पिया गया। अब हम देखते हैं चौथा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? क्रिया जिस उद्देश्य या लक्ष्य को लेकर संपन्न की जाती है, उस उद्देश्य को व्यक्त करने वाली क्रिया संप्रदान कहलाती है। क्या? क्रिया जिस उद्देश्य या लक्ष्य को लेकर संपन्न की जाती है, उस उद्देश्य को व्यक्त करने वाली क्रिया संप्रदान कहलाती है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, के लिए। ठीक है, इसका उदाहरण हम देखते हैं। हम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो ये के लिए हमारा संप्रदान कारक हुआ। ठीक है, इसी तरह अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं, जैसे राम ने श्याम के लिए पत्र लिखा, मैं माँ के लिए साड़ी लाया। इसमें कुछ नियम भी होते हैं, तो हम पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या है? जब को विभक्ति का प्रयोग दान करने या दान देने के संदर्भ में होता है, तो वहाँ कर्म कारक ना होकर संप्रदान कारक होता है। समझ में आया? जैसे जब को विभक्ति का प्रयोग दान करने या दान देने के संदर्भ में होता है, तो वहाँ कर्म कारक होता है। जैसे पिताजी ने, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे पिताजी ने भिखारी को कपड़े दिए। तो इसमें को जो विभक्ति का यूज हुआ है, ये कर्ता नहीं होगा, यहाँ पर होगा संप्रदान। ठीक है, इसी तरह बेरोजगार को रोजगार चाहिए, यहाँ भी संप्रदान होगा। इसी तरह दूसरा नियम है, दूसरा नियम होता है अभिवादन के संदर्भ में भी को विभक्ति का प्रयोग होता है। अभिवादन के संदर्भ में भी को विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नाना जी को नमस्ते, नाना जी को प्रणाम, सभी बच्चों को स्नेह, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। इस तरह आज हमने 4 कारक पढ़ लिए हैं। 4 कारक हम कल की क्लास में देखेंगे। तो जुड़े रहिए छायांश जी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है छायांश क्लासेस में। मैं मोहित कुमार आपको जीके और साइंस के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, जो अभी करंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जीके का पहला क्वेश्चन है, मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल जो है सागर जिले में स्थित है। और बाकी हम देखते हैं, और जैसे देवास का है, देवास में स्थित है पुष्पगिरी जैन तीर्थ स्थल, दतिया में है सोनगिरी जैन तीर्थ स्थल, बैतूल में है मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थल, खरगोन में है पावागिरी, बड़वानी में है बावन गया, इंदौर में है गोमटगिरी। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश के महेश्वर को
गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। महेश्वर की स्थापना देवी अहिल्याबाई ने माहिष्मती नाम से की थी। महेश्वर नगर में जो है सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, रुणिजा पवित्र स्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? रुणिजा पवित्र स्थान जो है बड़नगर उज्जैन में स्थित है। उज्जैन को हम संस्कृति राजधानी कह सकते हैं। आप जहां ध्यान दीजिएगा, संस्कृति राजधानी है उज्जैन और संस्कार राजधानी है जबलपुर। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान द्वारा 1175 ईस्वी में किस मंदिर की स्थापना कराई गई? तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बाणखंडेश्वर मंदिर की स्थापना कराई गई, जो भिंड जिले में स्थित है, जो शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर जब से मंदिर बना है तब से अभी तक अखंड ज्योत जल रही है। भिंड जिले में गोहद स्थान पर जो है सबसे कम वर्षा होती है, जो कि 55 सेंटीमीटर है। सिर्फ सबसे मतलब मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। गोहद का किला राजा मानसिंह ने बनवाया था, जो कि भिंड जिले में ही स्थित है। भिंड जिले का नाम महर्षि भिंडी के नाम पर पड़ा है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान केंद्र बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का वर्तमान केंद्र बिंदु विदिशा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का है सागर जिले में। और यदि क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ पर स्थित है, तो वो है मंगलनाथ में। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का मध्य पर्व कब मनाया गया? मध्य प्रदेश का मध्य पर्व, और आपको बता दूं, मध्य पर्व और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस दोनों एक ही हैं और एक ही दिन मनाए जाते हैं। आपको पता होगा 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के टोटल 54 जिले स्थित थे। 54 में से 45 जिले मध्य प्रदेश में रहे, बाकी के 9 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। सातवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल किस मौसम में लगाई जाती है? मध्य प्रदेश की राजकीय फसल की बात की जाए तो वो है सोयाबीन, और वो वर्षा के मौसम में, मतलब खरीफ की फसल है वो, तो लगाई जाती है। धन्यवाद आप सभी को क्लास को देखने के लिए। तो कैसी लगी आज की क्लास है? तीनों टीचर्स ने क्लास ली है। हम काफ़ी ऑफलाइन टीचर्स हैं, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि हम ऑनलाइन की तरफ रुख कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट नहीं होते, जो भी आपके प्रेरणादायक कमेंट होंगे हमें मंजूर होंगे। हम हर दिन अपनी लगातार बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैथ्स की क्लास में आपको शुरू में भी बता चुका हूँ कि मैथ्स की क्लास आपकी जो है जो 27 और 28 तारीख की है, उसको कंबाइन करके हम एक बड़ी महा क्लास ला रहे हैं मैथ्स की, जो कि फिर से अलग से होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे।